हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एड्यूवेंचर्स लर्निंग। हम लोग बात करने वाले हैं आज बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस की, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारे बायोलॉजी सेक्शन में है स्टैंडर्ड 10 का, उससे रिलेटेड है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में डील किया है। हमने जाना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है और किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, किस तरह से उनमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, जिन्हें ध्यान देना और समझना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, आप उसको करेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए ना हमारे एग्जाम्स में हमें जो क्वेश्चन पेपर होती है वो 15 मिनट पहले दी जाती है, 15 मिनट्स बिफोर दी जाती है, ताकि हम लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ये जान लें कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले आंसर करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग तुरंत आंसर कर सकते हैं, दैट इज स्टोर्ड ऑलरेडी इन आवर माइंड। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, समझना। अच्छा, सिमिलरली एक चीज और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमारे एग्जाम्स में ना एनसीईआरटी बुक्स जो स्कूल्स फॉलो करते हैं, या सीबीएसई पैटर्न या जैक पैटर्न की जो क्वेश्चंस आती हैं, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बट कुछ जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेजेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके पार्ट 1 2 3 4 भी होते हैं, कुछ के 3 भी होते हैं। तो होता है हमारा क्या क्वेश्चन, 1 का ए बी सी, 2 का ए बी सी डी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमें अपना आंसर कैसे करना है, कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंटेबल बनाना है, कैसे उन क्वेश्चंस को समझना है कि एक्चुअली हमें वो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, और साथ ही साथ ये भी देखना कि हमें कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है, या अगर एक ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं और सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें हैं, तो किस तरह से उसमें डील करना है, ये सभी चीज हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर इसके पहले के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिंगल सेट वाले क्वेश्चंस थे, लाइक सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल आंसर है, फिनिश, वो क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सिंगल सेट में क्वेश्चंस हैं तो वो सिंगल में ही आएंगे, हो सकता है उनको यहाँ पे मर्ज भी किया जाए, ठीक है। इसलिए जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो इन वीडियोस में, समझ रहे हो, उन सभी को अपने दिमाग में इसी तरह से फीड करिए कि आप किसी भी सिचुएशन में आपसे वो पूछा जाए, सिंगल क्वेश्चन हो, पार्ट वाइज हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में करके पूछा जाए, आप उसको आंसर अप कर सको, ठीक है। वैसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो उसमें ये खास ध्यान दिया है कि आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन स्टिल एक बार चैप्टर रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं हमारे वेबसाइट में, ऑलरेडी जितनी भी चीजें हैं हमारे चैनल में, जितनी भी वीडियोस हैं लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड, करीबन 24-25 वीडियोस हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड हैं, एक्सप्लेनेशन है, हर एक टॉपिक का वहाँ पे आपको डिटेल्ड वर्जन मिलेगा। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली जा करके वहाँ पे देख सकते हो। उसका लिंक मैं, ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। आप उसमें जस्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करोगे और आप वो पूरा 25 वीडियोस जो है वहां पे आराम से लिस्ट वाइज देख सकते हो। ये आपको इनेबल करेंगी कि ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बट बुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनर क्वेश्चंस नहीं जानोगे तो आप इनको भी आंसर आउट नहीं कर पाओगे। Okay, so starting with the first question of ours today, that is, name two waste products which are stored in old xylem in plants. ऐसे दो वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम बताइए जो कि ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं प्लांट्स में। अब ऑफ कोर्स जाइलम और फ्लोएम तो प्लांट्स में ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होते हैं। तो ओल्ड जाइलम में स्टोर होने वाले ऐसे दो वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है, बट हम लोग दूसरा क्वेश्चन बाद में रीड आउट करेंगे, पहले हम लोग पहले वाले का आंसर देख लेते हैं क्या है। रेजिन एंड गम्स आर द टू वेस्ट, रेजिन एंड गम्स
are the two waste that which are stored in old xylem in plants. ये ऐसे दो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के जो कि ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, लेकिन हमारे लिए तो ये गम भी बहुत ज्यादा काम आता है ना। रेजिन से हमारे इरेजर्स बनते हैं जो हम लोग इरेजर मिटाते हैं, और गम्स जो है वो हमारे वो फेविकॉल और ग्लू स्टिक्स जो आते हैं हमारे वो बनते हैं इससे, ठीक है। रेजिन से हमारे रबर बैंड्स एंड ऑल भी बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। ऐसा एक प्रोसेस का नाम बताएं जिससे कि प्लांट्स अपने एक्सेसिव वाटर कंटेंट से गेट रिड करती है, बाहर निकालती है अपने बॉडी से प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर। नेम द पोर्स थ्रू विच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है ना। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया 1 में फिनिश, दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे तो एक क्वेश्चन एंड हो गया था बट स्टिल एक और क्वेश्चन यहीं पे कंटिन्यू हो गया 2 नंबर में ही। तो हम लोग इसको किस तरह से आंसर करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ये था कि वो कौन से पोर्स हैं जिनसे कि ये प्रोसेस जो है, जो पानी बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट आंसर इज, सॉरी सेकेंड का पार्ट 1 जो है वो है ट्रांसपीरेशन। वो प्रोसेस जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर ट्रीज के बाहर आती है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स से जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर होती है वो बाहर आ जाती है। अब ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? तो वो स्टोमेटल पोर्स करते हैं। स्टोमेटल पोर्स आर द पोर्स थ्रू विच द ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस। स्टोमेटल पोर्स जो है, अगर आपने लीव्स को कभी ध्यान से देखा है, स्पेशली आपका जो बैनियन ट्री का लीव्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें देखना इजी होता है, ठीक है। ये है आपका बैनियन ट्री, सॉरी ये डायग्राम जो है थोड़ा सा, तो स्टोमेटल पोर्स जो है वो इस तरह के कुछ पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, ऐसे हमें छोटे छोटे छेद जैसे दिख रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से ये जो पोर्स जो है ना ये ओपन जब होते हैं तो यहाँ पे जितना एक्सेस वाटर होता है वो सभी इवापोरेट हो जाता है, और ये पानी का बाहर निकलना ट्री के, इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये जो आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर्स या फिर स्टोमाटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन क्या होता है और ये प्लांट्स के लिए जरूरी क्यों है? द मूवमेंट ऑफ फूड from leaves to other parts of the plant in phloem is called translocation। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ गई, ठीक है। लीव्स भी आ गए, अदर पार्ट्स भी आ गए, फ्लोएम भी आ गया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको क्लैरिफाई करते हैं। ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स में बना हुआ खाना, ठीक है, लीव्स में ही होता है ना, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में हो रहा होता है। किचन है हमारा, लीव्स जो है वो ट्रीज का, तो लीव्स में जो खाना बना है, अब लीव्स में खाना बना है तो सिर्फ लीव्स थोड़ी ना खाएंगे, बाकी के प्लांट के पार्ट्स को भी तो जरूरत है खाना की, तभी तो ग्रो करेंगे। तो जो लीव्स में जो खाना बना है उसको हर जगह सर्व करने का काम करता है फ्लोएम, और ये जो फ्लोएम काम करता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड को अगर आप 2 पार्ट में ब्रेक करो तो पहला वर्ड है ट्रांस, दूसरा है लोकेशन। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, लोकेशन का मतलब होता है प्लेस। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर करने का काम उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। कौन करता है ये काम? फ्लोएम करता है। कहां से करता है? लीव से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर नाउ। द ट्रांसलोकेशन इज नेसेसरी। ट्रांसलोकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट को खाना का जरूरत होता है। हमें भी तो जरूरत होती है ना, मम्मी खाना बना रही है तो सिर्फ मम्मी थोड़ी खाती है, हम लोग भी तो खाते हैं, हमें भी तो सर्व किया जाता है।
तो हमारा जो खाना है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी हर एक पार्ट में खाना पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी खाने से उसे एनर्जी मिलती है, ग्रो कर पाता है और अपना सारा मेंटेनेंस ऑफ लाइफ कर पाता है। प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, धूप, पानी और फूड, प्रिपेयर्ड फूड, स्टार्च एंड ऑल नहीं मिलेगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे बॉडी में भी हम लोग खाना जब खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है, लेकिन क्या खाना सिर्फ स्टमक के पास ही रहता है? हमारा स्टमक ही ग्रो करता है? बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी तो सारी चीजें चाहिए होती हैं, हमारे सेल्स में भी तो सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो हमारा ब्लड उसे ट्रांसफर करता है ना। लेकिन ट्रीज के पास तो ब्लड नहीं है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो ट्रीज के पास कौन करता है वो काम? फ्लोएम करते हैं। ठीक है, खाना बनता है लीव्स में, लेकिन सारे पार्ट के पास पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सब्सटेंसेस ट्रांसलोकेटेड बाय द फ्लोएम डिलीवर्ड? क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो कि फ्लोएम ट्रांसफर करता है, ट्रांसलोकेट करता है? द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, सबसे पहले तो फूड ही है, ठीक है, जो कि फ्लोएम पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर नीचे, क्योंकि जो फ्लोएम है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। ये हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था। जो हमारा फ्लोएम है वो होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये प्लांट के हर एक पार्ट में, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जो है फूड पहुंचाता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट। जिस भी पार्ट को जितनी भी जरूरत है उतना खाना पहुंचा देता है। सपोज हमने खाना खाया पेट में, हमारे हाथ को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि हमारा हाथ कंटिन्यू लिख रहा है, ठीक है, और हमारा लेग्स को जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग एक आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, हमारे लेग्स को उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो हमारा ब्लड, हमारा सेल्स क्या करेगा? पेट से वो सारी चीजें, स्टमक से वो सारी चीजें जो कि हमारे हैंड्स को जरूरत है वो सब उसे ला करके दे देगा। सिमिलरली प्लांट्स में भी जिस पार्ट को जितनी ज्यादा जरूरत होती है उसे फ्लोएम फुलफिल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे मैंने दिया है इन स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीजन है जिसमें कि फूल बहुत खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम इन स्प्रिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका स्प्रिंग सीजन जो है वो फेवरेट सीजन होता है। पर्सनली मेरा भी स्प्रिंग सीजन मेरा फेवरेट सीजन है, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पे फ्लावर्स बहुत ज्यादा ब्लॉसम करते हैं, बहुत अच्छी हवाएं चल रही होती है, पॉलन ग्रेन्स बहुत ट्रांसफर होते हैं, काफी अच्छा सा वेदर होता है, ना ही गर्मी होती है ना ही ठंडा होता है, एकदम मतलब ह्यूमन फ्रेंडली नेचर होता है स्प्रिंग सीजन का। ठीक है, तो ये जो सीजन होता है इसमें इवन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम, स्प्रिंग के सीजन में जो शुगर या जो स्टार्च जो फूड बना है वो जो स्टोर्ड हुआ है रूट या स्टेम में, वो भी टिश्यू ऑफ द प्लांट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है बड्स के पास, छोटे छोटे कलियों के पास। कलियों को खाना मिलेगा तब तो वो बड़े होकर फूल बनेंगे ना, तो फूल को या कली को सबसे ज्यादा खाना का जरूरत है क्योंकि उसे बड़ा होना है, ग्रो होना है, एनर्जी चाहिए उसे वो सारी चीजें करने के लिए। तो जो स्टोर्ड थिंग्स होती हैं फ्रूट और स्टेम में, वो भी बर्ड्स को प्रोवाइड करा दी जाती हैं ताकि वो बड़े हो सके, फ्लावर्स बन के ब्लूम कर सके। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्लोएम का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये हमने सारा डिस्कशन किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन सिक्रीट्स अ हार्मोन व्हेन द ब्लड शुगर राइजेस? कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है या कौन सा ऑर्गन जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, कम करने में या फिर ज्यादा ना होने देने में हेल्प करता है? नेम अ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गन। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इसी ऑर्गन से एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज होता है और उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन भी क्रिएट करता है और एंजाइम भी क्रिएट करता है, तो हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही है ऐसा ऑर्गन
जो कि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, मतलब कि हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है, और वो है पैनक्रियाज। सी, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज में जो हार्मोन बनते हैं उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं और हमारे बॉडी में कम इंसुलिन बन रहा है तो चांसेस होती है कि हमें डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपने अगर किसी को सुना हो कि उसे डायबिटीज है, उसे शुगर की बीमारी है, इसका मतलब ये है कि या तो वो इंसान चीनी बहुत ज्यादा खाता है, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा खाता है, या तो फिर उसके पैनक्रियाज उतना ज्यादा इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ पैनक्रियाज एक हार्मोन्स तो इंसुलिन क्रिएट करता है, लेकिन एक ऐसा पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है, एंजाइम बनाता है, जो कि जिसे हमें पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और उसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज एक इंसुलिन बनाता है और एक पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। The next question is why pancreas helps in digestion and also regulates blood sugar। जो पैनक्रियाज है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है, ऐसा क्यों? तो पैनक्रियाज जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एमिलेज बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। ठीक है, देखो पैनक्रियाटिक जूस में ना 3 तरह की चीज होती है, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस में। कौन कौन सी? पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ये 3 चीजें क्या क्या करती हैं? पैनक्रियाटिक एमिलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, चावल खाया हुआ आइटम्स जो होता है हमारा, राइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं, उनको ब्रेक डाउन करती है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, और लिपेज हमारे इमल्सिफाइड फैट्स को, जिद्दी फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस जो निकल रहा है, उसमें 3 चीजें हैं, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, जो कि इन तीनों काम में हेल्प करती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जरूरी है ना, इन सारी चीजों का पचना, ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, तो ये कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस करता है। नाउ पैनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन भी क्रिएट करती है जिसका नाम है इंसुलिन, which controls the metabolism of sugar, जो कि हमारे बॉडी में शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। Therefore it lowers the blood sugar level। हम लोग कितनी भी चीनी खाएं, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन अच्छे क्वांटिटी में बन रही है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। So pancreas is both an exocrine एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए जो पैनक्रियाज है उसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों कहा जाता है। अभी ये जो 2 वर्ड्स हमने यहाँ पे न्यू जाने, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये वर्ड्स के बारे में हमने काफी सुना है पहले। ठीक है, हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं इसके बारे में, स्टैंडर्ड 8, 9, 10 तीनों में हमने इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। बट स्टिल अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है वो वीडियोस, तो एक्सोक्राइन जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना जो जूस बनता है, जो एंजाइम बनता है, जो भी वो सिक्रीट करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे खाने में मिक्सअप कर देते हैं या दूसरे पार्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे कि लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, वो डायरेक्टली बाइल जूस जो है वो केमिकल के फॉर्म में बनता है और डायरेक्टली हमारे पूरे बॉडी में इधर उधर हो जाता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ब्लड का जरूरत पड़ता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जैसे कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा, तो पैनक्रियाज में बनता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में डायरेक्टली, पूरे बॉडी में ही तो खाने की जो चीज हमने खाई है उसमें जो शुगर है वो पूरे बॉडी में मूव हो रहा है, तो पूरी बॉडी में मूव हो रहा है, और हार्मोन्स जो है वो बन रहे हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पैनक्रियाज में।
तो पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाएगा कौन? ब्लड पहुंचाएगा। ठीक है, तो ब्लड में ये जो हार्मोन है इंसुलिन है वो मिक्सड अप हो जाएगा और उसी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जहां जहां शुगर ज्यादा है पहुंचा है वहां वहां वर्कआउट करेगा। अगर आपने कभी देखा हो तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका शुगर चेक किया जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर चेक किया जाता है। ब्लड में ही हमारा शुगर भी है, क्योंकि खाने की जो चीजें हैं, जो भी हो, शुगर हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में ही मिक्स होती हैं और इंसुलिन भी ब्लड में ही मिक्स होता है। तो कम होना है या ज्यादा होना है वो हमारे ब्लड चेक से ही पता चलेगा ऑफ कोर्स। तो जब हम लोग किसी भी पेशेंट का, जो कि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, हमें पता है या नहीं पता है, हमें अगर पता करना होता है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है या कम हो गया है, तो हम लोग करवाते हैं अपना ब्लड टेस्ट, शुगर ब्लड टेस्ट, डायबिटीज टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें जनरली आपके फिंगर टिप से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया जाता है। अभी तो ये चीजें जो है घर पे ही मशीन्स आ गए, छोटे छोटे मशीन्स आ गए, बहुत सारे कंपनीज एंड ऑल के। एक पेन जैसा रहता है, उसमें एक नीडल रहती है, बस आप ऐसे एक पिन होल करो, आपका यहाँ से एक ड्रॉप ब्लड निकलेगा। एक स्ट्रिप रहती है, वो स्ट्रिप में आप अपना एक बूंद ब्लड डालते हो और आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। ठीक है, तो साइंस बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है। पहले क्या होता था, शुगर टेस्ट करने के लिए 2 दिन के रिजल्ट का वेट करना होता था या 24 आवर्स लगते थे। अभी 2 सेकेंड्स में रिजल्ट पता चल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उसे हम लोग एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जो चीजें ब्लड में मिक्स नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन। जो चीजें ब्लड में मिक्स होके पूरे हमारे बॉडी में जाती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, The next question is what happens to the heart when muscles work harder? हमारे दिल पे क्या असर पड़ता है जब हमारा मसल्स बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा होता है। When muscles work harder, जब हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, the heart beats faster, हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इसका एकदम तुरंत वाला एग्जाम्पल आप अभी तुरंत कर सकते हो, बैठे बैठे खड़े खड़े कर सकते हो। अगर आप अपने फोन में वीडियो देख रहे हो तो खड़े हो जाओ और जॉगिंग करना शुरू कर दो एक ही प्लेस पे। आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जॉगिंग करोगे, दौड़ोगे, आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाएगा, आप जोर जोर से सांसें लेने लगोगे। ठीक है, बिकॉज द मसल नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की उस वक्त जरूरत होती है than the normal requirement। अभी तो आप नॉर्मली बैठ करके वीडियो देख रहे हो तो आपको उतना ज्यादा जोर जोर सांस लेने की या बहुत ज्यादा आपका हार्ट बीट नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप कोई ऐसा हार्ड वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आपका हार्ट बीट अपने आप स्पीड अप हो जाता है, बहुत तेजी से धड़कने लगता है। द फास्टर बीटिंग ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड मोर रैपिडली। तेज तेज धड़कने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो और ज्यादा जल्दी जल्दी बॉडी में रोटेट करने लगता है, पंप अप होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी में ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लीन ब्लड है। हमारे हार्ट से प्योरिफाइड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो हमारे बॉडी को क्योंकि एनर्जी की नीड है और एनर्जी हमें ऑक्सीजन से मिलेगी, तो जो हमारा ब्लड है वो इतना ज्यादा स्पीड में पंप हो रहा है और इतना ही ज्यादा स्पीड में ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है। हम लोग जोर जोर से सांस ले रहे हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो सारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा है और हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है। तो 2 चीजें हो रही है, बहुत फास्ट ऑक्सीजन जा रहा है, बहुत फास्ट ब्लड पंप हो रहा है, बहुत फास्ट ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होगा हमारे बॉडी में, अगर हमारा हार्ट बीट फास्ट ना हो, अगर हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा ना करें, तो हमारा बॉडी टायर्ड अप हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि हमारा बॉडी काम करना बंद कर दे, हो सकता है हमारा बॉडी का कोई पार्ट ऐसा हो जहाँ पे एनर्जी पहुंचे ही ना और हम लोग शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, पर लकीली हमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे बॉडी में जल्दी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हमारा हार्ट हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है और सारी चीजें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल कर रहा होता है। See, the faster beating of heart pumps blood more rapidly to the muscles। हमारे ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी जो है रैपिडली मूव करता है, हमारे मसल्स में पहुंचता है, ताकि
मोर ऑक्सीजन टू मसल्स मिल सके, मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, फॉर रैपिड रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और हम लोग तेज तेज सांस लेते हैं ताकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी मिल सके। The next question was, which body system is directly affected when a person has a heart disease? ऐसा कौन सा सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होता है जब एक पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब किसी इंसान को दिल की कोई परेशानी है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, तो कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। हमारा पैनक्रियाज, हमारा स्टमक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, हमारा लंग्स, हमारा किडनीज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि हार्ट जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which cells increase in number during infection? हमारे बॉडी में कौन से सेल्स बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, या फिर हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं किसी चीज से? तो हमारे ब्लड में ना 3 चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, इनको हम लोग कहते हैं लड़ाकू, ठीक है, लड़ाई बहुत करते हैं ये। डब्ल्यूबीसी जो है फाइटर्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के। हमारे बॉडी में जब भी कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन एजेंट आता है, फॉरेन मटेरियल अमेरिका जापान से आया हुआ चीज नहीं, हमारे बॉडी के बाहर से आया हुआ कोई ऐसा चीज जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे फाइट बैक करने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। हमें बीमार नहीं होने देते हैं हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, मतलब जब तक इनका दम चलता है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आ रहा होता है, कोई इन्फेक्शन आने वाली होती है, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमारे बॉडी में यूरिन क्यों बनता है? स्टेट द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट। हमारे बॉडी में जो यूरिन है वो यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, ये सारी चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो यूरिया है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का। डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन लिवर, जो कि हमारे बॉडी में जब प्रोटीन्स डिकम्पोज होते हैं, प्रोटीन्स का जब हमारे बॉडी में डाइजेशन चल रहा होता है, डिकम्पोजिशन चल रहा होता है, तब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं यूरिया। जितना प्रोटीन्स हमें चाहिए हमने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो बच जाती हैं वो होती हैं यूरिया। हमारी बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट। हमारे बॉडी को इन गंदी चीजों से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना बहुत पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। अगर हमारे बॉडी में रह गई तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए इन चीजों को, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजों को हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आवर बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स बिकॉज देयर अक्यूमुलेशन इन द बॉडी। इनका हमारे बॉडी में रह जाना पॉइजनस है, जहरीला है, एंड हार्मफुल टू अस, बुरा है हमारे लिए, ठीक है। तो यूरिया जो है इसका बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूरिया और यूरिक प्रोटीन्स के बाई प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज, किडनीज आर द ऑर्गन्स विच रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया। हमारे जो किडनीज हैं वही यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। हमारे किडनी में ही हमारा ब्लड, हमारा वाटर, हमारा जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एंड ऑल है वो सब क्लैरिफाई होता है, क्लियर होता है, सब पॉइजनस चीजें हटाई जाती हैं। तो जितनी चीजें अब्जॉर्ब होने की होती हैं वो हमारा किडनीज अब्जॉर्ब कर लेता है, नेफ्रॉन्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं किडनीज के अंदर। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो सब हमारे एक्स्ट्रा वाटर में मिक्सड अप हो जाती हैं, क्योंकि वाटर जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने आप में सारी चीजों को घोल सकता है। तो जो घुली हुई चीजें होती हैं, जितनी घुलने वाली होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट और जितनी हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारी बॉडी की, वो सारी चीजें उन वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और फिर फाइनली जो चीजें मिक्स बन के होती हैं वो होती है यूरिन, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज हम लोग अ ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें हमने शुगर ऐड किया, ठीक है, मीठी पानी बनी, उसमें हमने नींबू स्क्वीज किया, नींबू निचोड़ा, 3 चीजें मिली, पानी, नींबू एंड चीनी, तीनों मिलकर के बनाती है
मस्त शिकंजी, नींबू का पानी, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिक्सअप होके येलोइश लिक्विड बनाती है, जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं वो? यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलती हैं और हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि येलोइश लिक्विड होती है, जिसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे बाहर निकाल दिया जाता है वो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे किडनी क्या करती है, तो किडनी अकेले क्या कर लेगी, उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो करते हैं सारा काम, ठीक है। किडनीज के अंदर होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। तो बेसिक फंक्शन ऑफ किडनीज नेफ्रॉन्स क्या है? सबसे पहले फिल्टरेशन, सबसे पहले करता है फिल्टरेशन। जैसे हमारे घरों में हमने देखा है कि वाटर कूलर्स जो होते हैं या वाटर प्योरीफायर्स जो होते हैं, एक्वागार्ड वगैरह, उसमें बहुत सारे ऐसे जाली लगे हुए होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। बहुत सारे मतलब 3-4 ऐसे जाली लगे हुए होते हैं। वो सिमिलरली जैसे हमारे पानी को प्योरीफाई करने का काम करती है, सारी वेस्ट मटेरियल्स को निकाल के बाहर फेंकने का काम करती हैं, वैसे ही नेफ्रॉन्स भी हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं उनको छान के हमारे बॉडी को दे देते हैं, जो गंदी चीजें हैं वो सब किडनी में रहने देते हैं ताकि वो यूरिन में मिक्सअप हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम है फिल्टरेशन का। फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस इन बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल क्या होती है, इसका भी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमने वीडियोस में देखा है। सो बोमैन्स कैप्सूल में जो कैपिलरीज हैं वो फिल्टरेशन करती हैं ब्लड का, ठीक है। जितनी भी गंदी चीजें आई होती है वो रह जाती हैं, जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो लंग्स में चला जाता है। देन दिस फिल्ट्रेट पासेस इनटू ट्यूब्युलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो फिल्ट्रेट होता है, जो अच्छी वाली चीज होती है, सनी हुई चीज होती है, वो ट्यूब्युलर पार्ट में चली जाती है नेफ्रॉन के। देन फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और ये जो फिल्ट्रेट है, सभी चीजों का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या क्या चीज होती है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया एंड यूरिक, जो कि प्रोटीन्स को तोड़कर बनाया गया है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ चली जाती हैं? नेफ्रॉन के ट्यूब्युलर पार्ट में। अब क्या होता है, वहां होता है, उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। सारी चीजें तो मिल गई, लेकिन वो चीजों में से जो जो चीजें हमारी काम की है वो हमारा बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल। जो फिल्ट्रेट था, जितनी भी चीजें थी, वो सब एक ट्यूब्यूल से फ्लो हो करके आती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड सम वाटर, ठीक है। इसमें से जितनी चीजें हमारे बॉडी की जरूरत है वो सब अब्सॉर्ब हो जाती है, आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं जो कि इन चीजों को जितनी जरूरत है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। देखो यहाँ पे हमने यूरिया और यूरिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने यूरिया और यूरिक एसिड का बात नहीं किया, क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड की यहाँ हमें जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। गंदी चीजें हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। प्रोटीन तो हमारा ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्सॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खाली यूरिया और यूरिक एसिड है, जो कि यहाँ फिल्टर होके आई हैं, ठीक है। तो उसे हमें क्या करना है? यूरिन में मिक्स करके बॉडी के बाहर फेंकना है। नाउ अब क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया, जितनी चीजें चाहिए थी हमने अब्सॉर्ब कर ली। अब जो बची कुछ चीजें हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा वाटर में मिला के बना देंगे यूरिन। नाउ यूरिन, द फिल्ट्रेट विच रिमेन्स आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन, वो फिल्ट्रेट जो कि रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी बच गया है, जो बचा कुचा मटेरियल है, उसको हम लोग कहते हैं यूरिन, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन में कलेक्ट करने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है टू कैरी इट टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर होती है, एक सैक जैसी थैली जैसी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी होती है, मसल की बनी हुई होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उसमें जितना चाहो आप मतलब यूरिन भरता जाता है, ठीक है। और फिर जब बहुत सारा यूरिन जमा हो जाता है तब हम लोग उसे यूरेथ्रा के थ्रू अपने बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज यूजफुल इन ह्यूमंस।
हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का अलग अलग होना क्यों जरूरी है? एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज यूजफुल इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। देखो एक पार्ट ना हमारे बॉडी में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, सारी चीजें जितनी भी है ना वो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, और एनिमल में ही ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ह्यूमंस को ह्यूमंस कहा गया है, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है, आप सबको पता है ये बात। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। लेफ्ट एंट्रिकल, राइट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 पार्ट्स होती हैं। ऊपर की दोनों पार्ट्स को हम लोग एंट्रियम कहते हैं, नीचे के दोनों पार्ट्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखो humans have 4 chambered hearts, 4 chambered heart which consist of 2 atria and 2 ventricles। 2 atrias हैं और 2 ventricles हैं। In a 4 chambered heart, the left side and the right side of the heart are completely separated to prevent the oxygenated blood from mixing with the deoxygenated blood। हमारा जो हार्ट है इसका लेफ्ट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों अलग अलग रहता है, बिल्कुल सेपरेट किया जाता है, और इस वॉल को हम लोग कहते हैं सेप्टम, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सेप्टम। तो ये जो वॉल होती है ना इसे कहते हैं सेप्टम, और ये जो वॉल है वो लेफ्ट वाले साइड को और राइट वाले साइड को बिल्कुल अलग करके रखती है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लीन ब्लड, और जो हमारा लेफ्ट राइट वाला पार्ट है वहां होता है हमारा गंदा ब्लड, डर्टी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों को अलग अलग करके रखती है, ठीक है। सच अ सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये जो सेपरेशन है ये हमें इनेबल कराती है, इसी के वजह से, अलग अलग होने की वजह से हमारे बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है ना वो हमारे बॉडी तक पहुंच पाता है, बॉडी सेल्स तक पहुंच पाता है। अगर बार बार ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी तो हमारा बार बार बॉडी जो है वो फिल्टर ही करता रह जाएगा, या हो सकता है कि हमारे बॉडी में फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चला जाए, है ना, गंदी। अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो जो साफ है और थोड़ा सा पानी लो जो गंदा है, अगर बाई चांस वो साफ पानी जो है वो गंदे पानी में मिक्स हो जाएगा तो पूरा ही पानी गंदा हो जाएगा, है ना, फिर हमारे पास क्लीन वाटर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसे अलग अलग रखा गया है ताकि साफ ब्लड और गंदा ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लिवर में भेज दिया जाता है, ठीक है, लिवर में भेज दिया जाता है ताकि वहां पे उसे ऑक्सीजन मिल जाए, और फिर वो हमारे हार्ट में वापस आ जाता है और फिर उसे पंप अप करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूजफुल फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो एनर्जी यहाँ पे हमें मिलती है साफ ब्लड के वजह से, साफ ऑक्सीजन वाले ब्लड की वजह से, वो एनर्जी जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ह्यूमन बींग्स जो है ना हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, हमारा खून बहुत गर्म होता है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए भी हमें एनर्जी की दरकार होती है। बिना एनर्जी के हमारा बॉडी का ब्लड भी ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो फुलफिल इसी के वजह से हो पाती है। अगर अलग अलग नहीं होगा हमारा ब्लड तो हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी, उतना ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये भी दे सकती हूँ कि आप अभी अपना बॉडी टच करके देखो, आपका बॉडी वार्म है, गर्म है, आपको अपना ब्लड गर्म महसूस होता है, आप जब यूरिनेशन करते हो वो भी वार्म फील होता है आपको, ठीक है। तो आपका बॉडी जो है वो गर्म है, आप वार्म ब्लडेड एनिमल हो। लेकिन जब कोई इंसान डेड कर जाता, मतलब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, वो सांस नहीं लेता है, ऑफकोर्स डेड हो गया है तो सांस नहीं ले रहा है, उसका हार्ट बीट काम नहीं कर रहा है, उसके बॉडी में कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, एनर्जी की उसे जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हार्ट बीट ही नहीं हो रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन ही नहीं ले रहा है तो हार्ट बीट कैसे होएगा, तो उसको किसी भी तरह के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसका हार्ट बीट नहीं हो रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसका ब्लड पंप नहीं हो रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, 2, 2.5, 3, 4 घंटे के बाद क्या होता है, वो इंसान का बॉडी ठंडा पड़ने लगता है,
बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है, उसका बॉडी धीरे धीरे ब्लू ब्लैक जैसा कलर में आने लग जाता है। ठीक है, तो वो जो डेड पर्सन है, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उसका बॉडी लैप्स कर जा रहा है, उसका हार्ट बीट नहीं हो रहा है, इसलिए वो ठंडा होता जा रहा है। तो हमारा बॉडी का ठंडा होना इज अ वेरी बैड साइन। हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड इंसान है, हमारा खून गर्म है और गर्म ही रहना चाहिए। ये शो करता है कि हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारे बॉडी में एनफ एनर्जी और एनफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नेसेसरी इन ह्यूमंस? डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है? ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? तो डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है ये जानने के पहले डबल सर्कुलेशन होता क्या है। The blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body and is called double circulation। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन बींग्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। हमारा जो हार्ट है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, हमारा हार्ट, यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। हमारे हार्ट में पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इसे क्या किया जाता है, इसे भेज दिया जाता है हमारे लंग्स के पास। हमारा हार्ट के पास जो ब्लड आया है उसे हमारे लंग्स के पास भेज दिया गया। लंग्स में क्या होता है, डीऑक्सीजन जो है, जो CO2 उसमें मिला हुआ है हमारे ब्लड में, वो हटा दिया जाता है और ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया था ब्लड, यहाँ से फिर हमारे हार्ट से बाहर गया लंग्स के पास। ठीक है, यहाँ पे हुआ उसका प्योरिफिकेशन, ऑक्सीजन मिला इसको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हमारे हार्ट में आएगा और हार्ट से वापस से हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, फिर वापस से बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार आया जब वो डीऑक्सीजनेटेड था, फिर एक बार आया लंग्स से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया था। ठीक है, तो हमारा बॉडी में, हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, एक बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे ब्लड को हार्ट में 2 बार आना पड़ता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। All the animals having 4 chambered hearts have double circulation। और ये उन्हीं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के साथ होते हैं, मतलब उन्हीं एनिमल, ह्यूमन बींग्स के तो सभी ह्यूमन बींग्स के हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, सब में 4 चेम्बर्स हैं। उन एनिमल्स में भी होते हैं डबल सर्कुलेशन जिनके 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। हैव डबल सर्कुलेशन इन विच द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। इसमें जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट से गुजरता है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। गंदा ब्लड का आना और साफ ब्लड का हमारे वापस बॉडी में सारी जगह ट्रांसफर होना, इसमें एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार हमारे ब्लड को हार्ट में आना पड़ता है। दिस एंश्योर्स द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड को अलग अलग करके रखना पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को। अगर ये चीज नहीं होगी तो यहाँ पे मिक्सिंग अप का चांसेस बना रहेगा। इसीलिए हमारे जो चेम्बर्स हैं वो इतना डिफरेंटली और इतना यूनिकली वर्क करते हैं ताकि हमारा ब्लड मिक्सअप ना हो और हमारे बॉडी की जो एनर्जी नीड्स हैं, जो ऑक्सीजन नीड्स हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके, हमारे बॉडी में गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से ट्रांसफर ना हो। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने डील किए हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे ऐसे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आपका इंक्लूडेड है। इसके सिवा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आपको कुछ पूछना है, जानना है, आप श्योर शॉर्टली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो वो क्वेश्चंस। मैं पक्का ट्राई करूंगी आपको उनका आंसर्स देने का।
कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। हमारा टीम ऑलरेडी रेडी है आपको सारे क्वेश्चंस में हेल्प आउट करने के लिए। आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो डू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, स्टडी नाइसली, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू so much for attending the class. Bye.